एक बार रिवीजन कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फिर कंटिन्यू करते हैं। लिखना स्टार्ट करो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फैन ऑफ कर दो, वो बहुत आवाज आती है उसका। अब नाउ इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक ट्यूब ली थी, ट्यूब के अंदर दो मेटल की प्लेट्स। ये क्या हो रहा है वहाँ पे? फैन ऑफ करने में इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन लगता है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, एंड करंट पास हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए क्या अटैच किया था? बल्ब। ठीक है, ओके। एंड अब होता कैसा है, यहां से लाइट आती है। लाइट जब मेटल के ऊपर गिरती है तो क्या बाहर निकलता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन, बराबर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले एंड ये इलेक्ट्रॉन बाद में इस इलेक्ट्रोड की तरफ चले गए, वायर के अंदर से भागने लग गए, एंड फिर बाद में क्या जनरेट हुआ? करंट। करंट की वजह से ये बल्ब ग्लो हो जाता है। ये हम लोगों ने बनाया था ना कल। ओके, एंड करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है? अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन से करंट जा रहा है। ओके, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन, करंट इज कॉल्ड एज फोटो करंट, एंड बैटरी इज कॉल्ड एज फोटोवोल्टाइक सेल, बराबर। ओके, अब उसके नेक्स्ट लाइन पे लिखना वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जिसका सिंबल रहता है फाई। ठीक है, फाई सिंबल है, ग्रीक अल्फाबेट फाई। ठीक है, लिखो, करो डिटेक्ट, बताओ। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to eject a photo electron, the minimum energy required to eject a photo electron, to eject a photo electron is called as work function। ठीक है, तो यहाँ पे वापस सेम कंडीशंस आ जाएंगी। एनर्जी ऑफ फोटोन, जो हम लोग फोटोन यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, इट्स एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन। मुझे बताओ फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा क्या? नहीं, ये सबको समझ में आने लग गया अभी। सिमिलरली एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, एंड व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, निकलेगा कि नहीं फोटो इलेक्ट्रॉन? एंड एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। ओके, लिखना स्टार्ट करो। तो फर्स्ट वाले में नो फोटो करंट, नो फोटो करंट। सेकेंड वाले में फोटो करंट जनरेट होगा। थर्ड वाले में फोटो करंट जनरेट होगा प्लस इलेक्ट्रॉन विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी। लिख दो। सर वर्क फंक्शन है क्या? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, लाइक आयनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, वैसे। ठीक है, तो मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड वर्क फंक्शन? मेटल के भी आइटम्स ही रहते हैं। डेफिनेशन रीड करो, समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन देखो। नहीं, इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन वो सेम ही है, बस जस्ट फोटोन से निकल रहा है इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन बोलता है। इसमें भी लूजली बाउंड ही निकलेगा, गैसेस से निकलता है। आयनाइजेशन एनर्जी इज एप्लीकेबल फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम्स, तो उसमें गैसियस स्टेट में से इलेक्ट्रॉन अगर निकले तो आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे गैस है क्या? नहीं, यहाँ पे सॉलिड मेटल है, समझ में आ रहा है? तो अगर सॉलिड मेटल से डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो वर्क फंक्शन। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों के बीच का? ओके, नेक्स्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका सिंबल रहता है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का न्यू नॉट। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड? थ्रेशोल्ड का मीनिंग क्या होता है?
रेंज नहीं, हाँ स्टार्ट काइंड ऑफ, बट अच्छा कुछ थ्रेशोल्ड का मीनिंग, इस चीज का थ्रेशोल्ड इतना है, तो थ्रेशोल्ड का मीनिंग क्या होता है? लिमिट। थ्रेशोल्ड का मीनिंग क्या होता है? लिमिट, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड का मीनिंग होता है लिमिट। एंड फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग एनर्जी, मतलब मिनिमम एनर्जी, उसे क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। इस वर्क फंक्शन के लिए, मतलब इस एनर्जी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे समझ में आ रहा है? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, एंड उस मिनिमम एनर्जी के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी फोटोन की, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लिखो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to eject a photoelectron, the minimum frequency required to eject a photoelectron, the minimum frequency required, the minimum frequency required to eject a photoelectron is called as threshold frequency, is called as threshold frequency. देखो ये मेटल है, इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे कुछ इतने फ्रीक्वेंसी का फोटोन लग रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक है। अब अगर मैं इससे कम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन निकालूं, कम फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? तो वो धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? एनर्जी कम हो गई ना, मतलब जितने ज्यादा ऑसिलेशंस करेगा उतनी एनर्जी रहती है। अब इसमें एनर्जी कम है, अब अगर इसमें एनर्जी कम है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा क्या? नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा है, हाँ, दिस इज द लिमिटिंग मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। एंड अगर अब इससे ज्यादा एनर्जी अगर मैं ले लूं, तो इसमें तो और ज्यादा एनर्जी आ गई ना, ज्यादा ऑसिलेशन मतलब, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो मिनिमम इतना चाहिए, इससे कम फ्रीक्वेंसी रहेगी नहीं चलेगा, बट इससे ज्यादा रहेगी तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है? तो दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेम एज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी चाहिए इक्वल टू, इससे कम रहेगी तो नहीं चलेगा, बट इससे ज्यादा रहेगा तो चलता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी एट वर्क फंक्शन। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में? एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसका सबका रिवीजन नहीं देते बेटूंगा मैं, हाँ मतलब फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, एच न्यू, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन के एनर्जी पे जो फ्रीक्वेंसी रहती है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वर्क फंक्शन पे जो फोटोन की एनर्जी रहेगी दैट इज नथिंग बट एच न्यू नॉट, ठीक है, लिख दो। एंड अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसा और एक कॉन्सेप्ट आएगा, फिर लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा रहेगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ और एक क्या चीज रहती है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बराबर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बराबर। तो अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी लग रही है तो वेवलेंथ मैक्सिमम रहेगी। समझ में आ रहा है? ध्यान दो जरा, यहाँ पे भी डायग्राम बना ली है, इस पे फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, बट इससे बड़े वेवलेंथ, ये बड़ी वेवलेंथ होगी ना बे, उस पे निकल रहा है क्या? नहीं, बराबर। वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होती है, तो दिस इज द लार्जेस्ट वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ तो मिनिमम रहनी ही चाहिए। इससे और छोटी रहेगी तो चलता है क्या? हाँ, क्योंकि एनर्जी और बढ़ जाएगी ना, कम वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी, समझ पा रहे हो? तो वेवलेंथ के कंडीशन में फॉर्मूला क्या बने, सॉरी फॉर्मूला डेफिनेशन क्या बनेगी? मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ? मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, it is the maximum wavelength required, it is the maximum wavelength required to eject a photoelectron, it is the maximum wavelength required to eject a photoelectron, required to eject a photoelectron, ठीक है, कोई दिक्कत? एंड फाइनली हमारा फॉर्मूला, हाँ, तो फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ के टर्म्स में एनर्जी का फॉर्मूला, नहीं एच न्यू नहीं, एच सी बाय लैम्बडा। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन विल बिकम एच सी बाय लैम्बडा नॉट। सी, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी, उस एनर्जी पे जो मैक्सिमम वेवलेंथ रहेगी वो यहाँ पे आएगी लैम्बडा नॉट, या फिर
वर्क फंक्शन पे जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी वो उसके फॉर्मूला में यूज करेंगे, ठीक है, लिख दो। एंड फाइनली जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी लिखा होगा शायद से, देखो अगर फोटोन की एनर्जी 12 है, 12 जूल्स, एंड वर्क फंक्शन 10 जूल्स है, तो कैनेडी की एनर्जी कितनी होती है? 2 जूल्स। तो उस पे से हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है हम लोगों ने आयनाइजेशन में तो लिखा होगा एक ना एक बार, तो क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे किए इसके हम लोगों ने, ठीक है। तो सेम आयनाइजेशन जैसा ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आयनाइजेशन के बदले क्या है? वर्क फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू हाँ एच न्यू। वर्क फंक्शन का फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में फॉर्मूला एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। यही अगर मैं लैम्बडा के टर्म्स में लिखूं, एनर्जी का फॉर्मूला लैम्बडा के टर्म्स में, वर्क फंक्शन पे लैम्बडा कौन सा यूज करते हैं? लैम्बडा नॉट, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, लिख दो। तो ये 3 फॉर्मूलाज हो गए, याद है ना सारे फॉर्मूलाज? नेक्स्ट वीक 5 बार लिख के आने हैं, ठीक है। होमवर्क याद से मतलब लिख के रखना चाहिए, तो कहीं पे तो मैं भूलूंगा नहीं, मैं भूल भी गया तो भी मतलब किधर ना किधर से याद आ ही जाएगा मुझे, ठीक है। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि एक से ज्यादा फॉर्मूला भी यूज करना पड़ सकता है तो वो भी बोल सकते हो, ठीक है। 1 के साथ कौन कौन है? 1 ओके, 2 के साथ वाले ओके, थैंक गॉड कोई 2 के साथ तो नहीं है ना, फ्रीक्वेंसी तो यूज ही नहीं करनी है यहाँ पे। 3 के साथ वाले ओके, और कोई किसी को और कुछ बोलना है? ओके, यहाँ पे 1 एंड 3 दोनों कंबाइन करके यूज करने पड़ेंगे डेटा के हिसाब से। अगर देखेंगे ध्यान दोगे तो 1 वाले भी ठीक है, 3 वाले भी ठीक ही है। जो लोग आंसर ही नहीं दे रहे कुछ तो हाथ उठाना स्टार्ट कर दो, मतलब ऐसे कुछ तो, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं, शर्माने का नहीं, मैं कुछ मारता नहीं हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ सिर्फ कि मारूंगा, ऐसे मारता नहीं हूँ। अब तो सी दे हैव गिवन अस वर्क फंक्शन, दे हैव गिवन अस काइनेटिक एनर्जी, एंड दे आर आस्किंग अस टू फाइंड, समझे ना? तो एनर्जी ऑफ फोटोन के बदले एच सी बाय लैम्बडा यूज करना पड़ेगा, एंड बाकी दोनों चीजें वैसे के वैसे रखनी पड़ेंगी। पक्का समझा? श्योर ना? मतलब डेटा वाइज देखो वापस क्वेश्चन में उन्होंने वर्क फंक्शन डायरेक्ट देके रखा है, काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली देके रखी है, बट एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं मांग रहे वो क्या मांग रहे हैं? वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन के लिए एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखना पड़ेगा ना, एच सी बाय लैम्बडा, समझे? तो फॉर्मूला क्या यूज होगा? एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। 1 एंड 3 दोनों को क्लब करके यूज करना पड़ेगा, समझा? पक्का? ओके। जेई लेवल की क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, मतलब थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ गया तो मतलब काहे की जेई, ठीक है। तो जाए क्वेश्चन के ऊपर, करोगे तुम लोग खुद से एक बार ट्राई। इसमें अभी एक छोटी सी दिक्कत और एक है। क्या दिक्कत है? हाँ नहीं वो नहीं, वो तो बात की बात। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, ध्यान दो भाई। तुम लोगों को प्लैंक्स कांस्टेंट भी जूल्स में है, काइनेटिक एनर्जी भी जूल्स में है, बट सोडियम का वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करते वो भी दिया हुआ है। तो वो भी एक हिंट लग जाती कि कन्वर्ट करना है, समझे? पक्का? सारे क्वेश्चंस में कन्वर्जन देते हैं। नहीं सारों में तो नहीं देते हैं, अब यहाँ पे दे दिया है, मतलब अच्छे लोग हैं, कभी कभार अच्छा ही दिखाते अपनी। अब तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आई विल सजेस्ट कि पहले तुम लोग इसे कन्वर्ट करो, फिर बाद में इन दोनों के एडिशन करो, फिर बाद में इसके साथ इक्वेट करो। एक साथ सब नंबर्स लिख दोगे ना तो मतलब बौखला जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक एक करके करो। तो पहले वर्क फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन, दोगे एक मिनट, एक सेकंड। अप्रॉक्स 5 है, करेक्ट आंसर है तेरा, अप्रॉक्स 5 है, यस गुड। कैसे सॉल्व किया? अच्छा मतलब ये यूज करके, ओके ठीक है चलेगा, करेक्ट आंसर, बट मैथ्स अच्छा है फिर, ओके। बाकी लोग
रुको, एंड अभी मैं और अंदर तो जा भी नहीं पा रहा हूँ कि मतलब मैं देख पाऊँ कि क्या चालू है, तो ठीक है। 5 इंटू 10 टू वॉट, बट 10⁻⁹ कहाँ पे गया नैनोमीटर का, था क्या? -9 रहना चाहिए था, नहीं, देखते हैं। चलो अब ध्यान देंगे यहाँ पे। पहली बात, 5 को तुम लोग जब कन्वर्ट करोगे तो 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 विच इज कमिंग टू बी 3.68 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इतना आ गया था। अब जरा ध्यान दो भाई यहाँ पे, तो 3.68 इंटू 10⁻⁻19, ये एक्चुअली हम लोग ऐड ही नहीं कर पाएंगे -20 के साथ, तो पहले एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, इसको -20 में कन्वर्ट करो, तो व्हाट यू विल हैव 36.8 इंटू 10⁻⁻20, क्या क्या समझा ना, ये -20 है, ये भी -20 है, तो दोनों की पावर सेम रहनी चाहिए, तब जाके एडिशन हो पाएगी, ठीक है, तो उसे मैंने शिफ्ट किया। व्हाट यू विल गेट 2.8 इंटू 10⁻⁻20 प्लस 36.8 इंटू 10⁻⁻20। स्टेप बाय स्टेप जाओ, बहुत घाई मत करो, फिर बाद में तो पता है एडिशन में ये दोनों कॉमन है, बाहर निकाल दो, इन दोनों की एडिशन करेंगे 2.8 प्लस 36.8, समझे? तो एडिशन जब करूंगा तो 38.8 39.6 बराबर है 39.6 इंटू 10⁻⁻20, कोई दिक्कत? विच इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। अब hc बाय लैम्बडा को इंट्रोड्यूस करो, एक साथ सब नंबर लिखोगे तो बहुत कंफ्यूजन होता है, समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप जाओ। एंड नाउ hc बाय लैम्बडा इज इक्वल टू दिस मच, तो देखते हैं, h इज 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ विच इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 39.6 इंटू 10⁻⁻20। कुछ समझे? हाँ 6.6 ही दिया है ना, 6.6 ही, मैं तो अभी वो राउंड ऑफ करने वाला था एक्चुअली, बट यस हाँ। अब ये समझे, इसमें कोई दिक्कत? हाँ करेक्ट है, 6.6 लेना है आपने को, 6.6 मैंने गलती से लिखा है, ये नहीं है भाई, 6.6 दिया है ना उन्होंने डेटा में। ओके, अब देखो ना एकदम मस्त नंबर आ गए हैं, एक्चुअली वो थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो एक्चुअली बहुत अच्छे नंबर आते हैं। 6 6 जा एंड दूसरा 6 6 जा, लास्ट टाइम बताया था ना वो ऐसे, ठीक है, रुको, हेलो, यस, हाँ बोला ना, अच्छा आला पेपर, ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस, अरे हो यस यस, गुड गुड, ओके, हाँ हाँ ओमकार गावी आहे, हो सांगेन मी त्याला, येस कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन, वाव चालेल, हो केलेलं, येस, हो हां, नाही नाही नाही, येस मेहनत घेतली असते तर मग ते होतच, येस कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स, ओके येस, ओके येस येस येस, ओके, सो हाँ, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 396, समझ में आ रहा है? तो दिस 1 जा, दिस 6 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, तो बच रहा है 1/2 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻⁻20, सॉरी प्लस 20, समझे? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा? मतलब 28 माइनस 34 -6, तो एंड इसका 1/2 का आंसर 0.5 इंटू 10⁻⁻6, समझे? 5 इंटू 10⁻7 और एल्स 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर विच कम्स टू बी 500 नैनोमीटर, बट 500 नैनोमीटर में आंसर नहीं चाहिए, दे आर आस्किंग डैश इंटू 10⁻², मतलब हाउ मच इंटू 10⁻² इज 500, 5 ना बे, तो इसका आंसर बन जाएगा 5, ये समझे क्या ना? थोड़ा बेसिक मैथ्स था भाई इसमें, क्या ही है, मतलब थोड़ा सा एक पॉइंट शिफ्ट करना था, बाद में ऐड करना था,
बाद में एग्जैक्ट कैलकुलेशन है सारे के सारे, 3 एग्जाम में डायरेक्ट वो डिवाइड हो रहा है अच्छे से, ये समझे, किसी को कुछ दिक्कत? ओके अब उसी बदले ध्यान दो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दूसरी मेथड, हम लोग दूसरी मेथड से इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो, इसे जूल्स में लेके जाओ, ठीक है, सॉरी इसको जूल्स वाले को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाओ, तो 1.6 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको अगर तुम 1.6 से डिवाइड करोगे ना तो इसका आंसर आता है 1.75, मतलब मैंने दिमाग में पहले से कर लिया है, ठीक है। तो दिस इनटू, सॉरी 1.75, अब पूरा आंसर लिख दिया मैंने गलती से, 1.75 इंटू 10⁻⁻1 विच कम्स टू बी 0.175। इसमें कोई दिक्कत? हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके गया मैं, सिर्फ इसे जूल्स वाले को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जा रहा हूँ। मतलब हम लोगों ने पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को जूल्स में किया, उसी बदले इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जा रहा हूँ, चलेगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको लेके जाऊंगा 1.6 से डिवाइड करके, तो मैंने आंसर पहले से निकाले करके दिमाग में, तो वो मैंने लिख दिया, चलेगा। एंड फिर बाद में इन दोनों के एडिशन करो, दिस प्लस 2.3, वही किया था ना, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बट अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर रहा हूं, तो इसका आंसर कितना आता, 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नैनोमीटर में आंसर निकालने के लिए हमारे पास एक मस्त टेक्निक है, एनर्जी इज इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्बडा इन नैनोमीटर। तो लैम्बडा इन नैनोमीटर इज इक्वल टू 1240 अपॉन 2475, समझे, पक्का 2.475, ठीक है। इसको 2.5 भी लोगे तो भी चलेगा, अप्रॉक्स 2.5, ठीक है। 2.5 5 जा 125, 25 5 जा 125, ये गधो, ऐसे क्वेश्चन मार्क से मत देखो यार ना, ये समझा। 1240 क्योंकि वो 2.5 हम लोग ने नंबर बढ़ाया है ना भाई, थोड़ा कम रहेगा तो वही वैसे ही आएगा। तो कितना आंसर आता, 500, हो गया। ट्रिक से बहुत इजीली आंसर आते हैं, कैलकुलेशन बहुत कम, बट तुम लोगों को समझ में आना चाहिए ट्रिक कहाँ पे यूज कर सकते, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, और कैसे मतलब कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कि वो 4 स्टेप भी नहीं था, ठीक है। तो जूल्स मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करने के बदले अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते, दोनों को ऐड करते, डायरेक्ट आंसर आ जाता, ठीक है, 500। चलो लिख दो। कल भी 3 जन नए थे ना, एक तुम थे और कौन 2 थे, उधर एक कोई लड़का बैठा था, तुम थे और तुम भी थे, हो गया। आगे बढ़े। ए कैलकुलेशन जल्दी लिखने का, मतलब ऊपर ऊपर से कुछ तो लिख देने का, घर पे जाके कुछ से सॉल्व करो। पहले इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो वो बताओ, चलो 1 2 3 सोचो, डेटा देखो, एंड फिर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो बताओ। हमेशा 1 and 3 यूज करना पड़ेगा ऐसे कंपलसरी नहीं है बे, हाँ नहीं। अब तो एक सिंपल चीज नहीं, डायरेक्ट 3 यूज कर, सॉरी डायरेक्ट 1 यूज करो। सुनो बे जरा शांति, दे हैव गिवन काइनेटिक एनर्जी, बट दे हैव गिवन काइनेटिक एनर्जी इन विच यूनिट, नहीं जूल पर मोल ना, जूल्स में नहीं है, जूल पर मोल में है। एंड हमारे पास पहले से ट्रिक है जूल पर मोल में कन्वर्ट करने की इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को, हाँ समझ में आ रहा है। तो पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो, फोटोन की एनर्जी है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब फोटोन, तो पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एंड देन कन्वर्ट इट इनटू जूल पर मोल। स्टेप समझ में आ रही है। अगेन यूनिट से डिसाइड होगा फॉर्मूला कौन सा, ट्रिक कौन सी यूज होगी। तो यहाँ पे जूल पर मोल है, एंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रिक है। तो सबसे पहले तुम लोग यूज करोगे, मतलब तुम लोग निकालोगे एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज 1240 अपॉन 300, 0 0 कट हो गया, 31 जा सॉरी 34 जा, एंड फिर बाद में 133, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे
हाँ 96,500 से, समझ पा रहे हो? वो 0.33 को उधर तुम 1.133 को भी इग्नोर करोगे ना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। नंबर देखो बे कितने मस्त मस्त है, बहुत दूर दूर वाले नंबर है, समझ में आ रहे हैं? हाँ तो उसको 4 ले लो। नहीं मैं जूल्स में लेके जा रहा हूँ क्योंकि नीचे वाले आंसर्स भी जूल पर मोल में है, तो वो उल्टा हो जाएगा ना। हाँ अगेन क्या यूज करना है क्या नहीं, वो 2-3 चीजें देख के तुम लोगों को डिसाइड करना है। जैसे कि अगर देखोगे तो सारे ऑप्शन जूल पर मोल वाले हैं, तो तुम लोग भी जो आंसर निकालोगे वो जूल पर मोल वाले ही निकालना, समझे? तो पहले क्या निकालोगे? एनर्जी ऑफ फोटोन, जो कि आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल पर मोल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। फिर बाद में काइनेटिक एनर्जी देके रखिए, व्हाट दे आर आस्किंग, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? वर्क फंक्शन। तो डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा ना बे, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी, समझे? पक्का? ओके अब इसमें इसको 2 मिनट में कैसे, 2 मिनट भी नहीं मतलब 1 मिनट का टाइम रहता है, ध्यान दो। चलो तो ये शुरुआत में ऐसे ही होगा, तुम लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगेंगी चीजें। पहले तो ऑप्शन देखो, मतलब ना ऐसे कोसों दूर है एक एक ऑप्शन। हाँ अब दूसरी बात, ऑप्शन डी में से आंसर मतलब ए या फिर डी ही रहेगा, रिपीट हो रहा है ना 2.31, सिर्फ पावर डिफरेंट है, समझ में आ रहा है? ठीक है तो अभी इसको किधर है? हाँ तो बट -19 जूल्स तो होने के चांसेस ही नहीं है ना, एक पार्ट अगर 10⁵ है तो -19 तो होगा ही नहीं कभी। ठीक है ये क्वेश्चन सॉल्व करने से समझ में आ जाएगा जजमेंट। ठीक है अब दूसरी चीज ध्यान दो, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है अपना 1240/300, ये कट आंसर कितना आ रहा है 4.133। इसको राउंड ऑफ करके क्या लेंगे 4, तो 4 इंटू 1,00,000, 96,500 को राउंड ऑफ करके क्या ले लिया 1,00,000। ये एकदम मस्त बैलेंस्ड राउंडिंग ऑफ है। कैसे बताता हूं, मैंने मल्टीप्लिकेशन के एक नंबर को कम किया एंड मल्टीप्लिकेशन के दूसरे नंबर को बढ़ाया, तो ऑलमोस्ट बैलेंस्ड आउट होगा वो, समझ पा रहे हो ये कुछ? ठीक है एंड इसका आंसर कितना आएगा 4,00,000। 4,00,000 मीन्स 4 इंटू 10⁵, समझे? एंड फिर बाद में वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन 4 इंटू 10⁵ माइनस 1.68 इंटू 10⁵। सब्ट्रैक्शन करूंगा तो आंसर कितना आ रहा है 2.31, नहीं 31 नहीं रे, मतलब एग्जैक्ट बताओ ना, क्या टाइम पास कर रहे हो? हाँ तो 32, 2.32 इंटू 10⁵। एग्जैक्ट आंसर है 2.31। कितना मतलब फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये समझ में आ रहा है कुछ? ये तुम लोगों को धीरे धीरे जजमेंट के साथ आएगा कि कहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना चाहिए, कैसे राउंडिंग ऑफ करना चाहिए। जैसे अगर तुम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक नंबर कम करेंगे तो दूसरे नंबर को बढ़ाना चाहिए, तो राउंड ऑफ बैलेंस्ड होता है। उसी बदले अगर डिवीजन कर रहे हो तो दोनों को अगर मतलब कम करना है तो दोनों को कम करने का, बढ़ाना है तो दोनों को बढ़ाने का, डिवीजन में फर्क नहीं पड़ता। दोनों को बढ़ाओ या फिर दोनों को कम करो, एक को बढ़ाया एक को कम कर दिया वाट लग जाती है, समझ में आ रहा है? तो ये धीरे धीरे होगा। बट ना नीट में मतलब 1 मिनट के अंदर कैसे आंसर निकल सकते हैं समझ में आ रहा है? ये इतना बड़ा कैलकुलेशन कुछ था नहीं, 4 ऑप्शन थे ना बे। जेई में कैसे वो नंबर ही नहीं पता रहता, ऑप्शन ही नहीं रहते, तो तुम लोगों को पूरा सॉल्व करना पड़ता है अच्छे से। यहाँ पे नहीं है वैसा। ठीक है जल्दी लिखो, खत्म करो। एक क्वेश्चन का आंसर तो आ रहा नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से ढूंढे वो जानना है तुम लोगों को। बेइज्जत करूंगा मैं, पहले ही बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट लिखो, बोर्स एटॉमिक थियरी। अब वापस हम लोग ट्रैक पे आ रहे हैं। ठीक है तो हम लोगों ने सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थियरी देखा, फिर बाद में जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, फिर बाद में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अब बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है चलो लिखो पॉइंट नंबर 1। हाँ बाय द वे इसमें लिखना
बेस्ड ऑन क्लासिकल एंड क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल मतलब अपना न्यूटन वाला, ठीक है, क्वांटम मतलब जो न्यूटन ने कभी पढ़ा नहीं था, ठीक है। हाँ, तो वो रिसेंट में ही आया हुआ है अभी मार्केट में ऐसे, तो इसलिए क्वांटम फिजिक्स भी हम लोग कुछ इतना ज़्यादा पढ़ने वाले हैं नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है। एक सिर्फ फॉर्मूला है, ठीक है, जो तुम लोगों को याद रखना है। मतलब उसकी डेरिवेशन तो बहुत लंबी चौड़ी है, जो हम लोगों को नहीं करनी रहती, अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लासिकल वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो भी तुम लोगों को दे दूंगा इसमें, ठीक है। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, हाँ इसमें पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थियरी, पोस्टुलेट्स, assumptions। इसमें पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन पोस्टुलेट्स में पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस in concentric rings, in concentric rings, in concentric rings, ठीक है, called as orbits, concentric, हाँ concentric rings called as orbits or shells, called as orbits और shells, ठीक है। अब ध्यान देंगे, तो रदरफोर्ड ने वही मतलब बोला नहीं था। रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, किधर घूमता है नहीं पता, ठीक है, इन्होंने बोला ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, उसके बाजू में ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, तो प्लैनेट जैसा नहीं है, प्लैनेट ओवल शेप में घूमता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर रिंग्स में, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में घूमते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, एंड यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत इसमें? ओके, इन्होंने इनके नाम दिए। इन्होंने बोला फर्स्ट ऑर्बिट को बोलेंगे n = 1, दूसरे को बोलेंगे 2, तीसरे को बोलेंगे 3, या फिर फोर्थ को बोलेंगे 4, या फिर K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। ये तो पढ़ा है तुम लोगों ने, डायग्राम बनाओ जल्दी। इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π is an integer multiple of h/2π, ऐसे लिखना है h/2π, where h is what? प्लैंक्स कांस्टेंट, दो तो दो रहता है, पाई तो पाई रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मीनिंग ध्यान देंगे। पहली बात, ये रदरफोर्ड की थियरी का बहुत बड़ा लिमिटेशन था कि अ रिवॉल्विंग बॉडी ऑलवेज लूजेस एनर्जी, याद है, एंड सो इट शुड फॉलो अ स्पाइरल पाथ एंड कोलाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, ऐसे हम लोगों ने लिखा था, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेगा, कब नहीं करेगा? हाँ, जब वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में है, वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न अबाउट लीनियर मोमेंटम। अगर एक पार्टिकल है और वो ऐसे सीधा ट्रैवल कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम है उसको लीनियर मोमेंटम पी बोलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम? mv, मास इनटू वेलोसिटी, बराबर। बट अभी अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे सीधा ट्रैवल कर रहे हैं क्या? नहीं, दे आर ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब इनका मोमेंटम कौन सा रहने वाला है? एंगुलर मोमेंटम, समझ में आ रहा है। एंड द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, ये फिजिक्स में होगा, तो द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, सिंबल L, ठीक है, इज mv लीनियर मोमेंटम इनटू r, वेयर r इज व्हाट? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, समझ में आ रहा है। ओके, तो अब बोर्स ने क्या बोला? एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू हाउ मच? देखो, नहीं, हाँ, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इंटीजर? होल नंबर, 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। तो इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ व्हाट? h/2π। तो इंटीजर के लिए हम लोग सिंबल कौन सा यूज कर रहे हैं? एंड इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ h/2π, तो nh/2π, समझे। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दो। तो फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू कितनी होगी? 1,
समझे? वो इंटीजर जो है वो ऑर्बिट का नंबर है। इंटीजर, हाँ नेगेटिव, हाँ बट यहाँ पे वैसा है ही नहीं ना, मतलब नेगेटिव और शेल तो हो ही नहीं सकता, हाँ इसलिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट शेल में n की वैल्यू 1, तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट ऑर्बिट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला नहीं, आंसर नहीं पूरा नहीं, सिर्फ इस टर्म्स में h/2 पाई, n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो h/2 पाई। सेकंड ऑर्बिट में h/पाई, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना भाई। थर्ड शेल में समझ में आ रहा है, n की वैल्यू नंबर ऑफ शेल है, एंड फोर्थ वाले में 2h/पाई। ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, मतलब जेई में भी आए हुए हैं, नीट में पता नहीं, मतलब देखना पड़ेगा। ठीक है, बट है, समझा, मैं देख लूंगा, मतलब ऐसे चलेगा। अब इसमें कोई दिक्कत? ओके, तो क्वेश्चन कर लो। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन revolving in first shell, second orbit, third m shell, बहुत सी बार ऐसे भी आया है m shell, n shell, ठीक है, लास्ट n shell, ठीक है, समझे? ओके, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स मतलब n, ठीक है, ये इस डायग्राम के नीचे लिख देना, कैन रेंज फ्रॉम 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी। तो एक एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट्स रह सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं पुट करना है, सिर्फ तुम लोगों को इसी टर्म, मतलब एग्जाम में भी क्वेश्चन इतना ही आया हुआ है। तो NH/2 पाई में यहाँ पे 1h/2 पाई, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा h/2 पाई, इधर पे आएगा 2h/2 पाई, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बाद में 3h/2 पाई and then 4h/2 pi which is 2h/pi। बस इतना ही, मतलब इवन जेई में भी इतना ही क्वेश्चन आया है, तो क्यों ही सॉल्व करते बैठे ना। अगर बोल दिया तो मतलब फिर ढूंढना तो पड़ेगा, बट अभी तक तो बोला नहीं है कभी। ठीक है, अननेसेसरी कैलकुलेशन क्यों ही करे। मैं गारंटेड बोल नहीं सकता ना कि हाँ नहीं पूछते, और अगर पूछ लिया तो ऐसे मतलब डन। अब नेक्स्ट, तो अब इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज क्यों नहीं करता, ठीक है, वो हम लोगों को देखना है। बट एक काम करते हो, एकदम एंडिंग में देख लेते हैं, नहीं तो बाकी के पॉइंट्स बाद में समझेंगे, मतलब टाइम पास हो जाएगा थोड़ा। अब थर्ड देखो भाई, समझो, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियस, इसमें मैक्सिमम अट्रैक्शन कहां पे रहेगा, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड या फोर्थ? ये सबको पता है, जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा। ओके, तो विच इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट स्टेबल, फर्स्ट और लास्ट ना, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा वो स्टेबल रहने वाला है। ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेबिलिटी एंड एनर्जी? ओके, चलो पढ़ते हैं, देखते हैं, नहीं देखते हैं। तो देखो भाई, तुम लोग आराम से यहाँ पे पड़े हो, बैठे हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, नाच गाना कर रहा हूँ, मतलब जो भी है, ठीक है, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब किसकी ना मेरी, एंड कौन ज़्यादा स्टेबल है ना, मतलब तुम लोग स्टेबल हो और तुम्हारी एनर्जी भी कम हो, मतलब लोअर्ड है, समझ में आ रहा है? अब अगर मैं तुम लोगों को बोल दूँ कि सो जाओ, ठीक है, हाँ, कैसे लगेगा, स्टेबल लगेगा कि अनस्टेबल लगेगा? बोल रहा नहीं हो, ठीक है, तो स्टेबल लगेगा कि अनस्टेबल लगेगा? स्टेबल लगेगा। और एनर्जी हाँ और कम हो जाएगी। सोते वक्त किसकी एनर्जी ज्यादा रहती है मतलब तो मतलब एनर्जी और कम हो जाएगी, समझ में आ रहा है? तो तुम लोग जितना स्टेबल फील करते जाओगे उतनी एनर्जी कम होते जाएगी, समझ में आ रहा है? एंड जितना सिस्टम अनस्टेबल रहेगा, मैं तो अनस्टेबल हूँ साला, मतलब खड़ा ही हूँ ना, मतलब ऐसे, ठीक है, तो मैं अनस्टेबल हूँ एंड मेरी एनर्जी बहुत, समझ पा रहे हो कुछ? तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? यस, वेरी नाइस। कौन था भाई ये डायरेक्ट वाला? अब उल्टा है ना, मतलब जितना स्टेबल उतनी कम एनर्जी, सोते वक्त ज्यादा स्टेबल कम एनर्जी, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, समझ में आ रहा है? ओके, वंस अगेन, व्हिच इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट स्टेबल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ?
फर्स्ट, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हैज हाईएस्ट स्टेबिलिटी एंड लोवेस्ट, समझ में आ रहा है, एंड लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैज हाईएस्ट एनर्जी एंड लोवेस्ट फॉलोड। ओके, देखो पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन लोअर ऑर्बिट्स, लोअर मतलब फर्स्ट सेकंड वैसे वाले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन लोअर ऑर्बिट्स। पॉइंट नंबर 4, अब देखो, तो लेट अस से कि किसी इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करना है, तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी मतलब वो जब जंप करेगा तो इट हैज टू एब्जॉर्ब सम एनर्जी, इट हैज टू रिलीज सम एनर्जी, एब्जॉर्ब, समझ में आ रहा है? तो यहां पे जब ये लोअर से ऊपर जाता है मतलब हायर ऑर्बिट में जाता है तो इट विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी। उसी बदले अगर उल्टा हो गया, कोई हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में आ रहा है मतलब एनर्जी कम करेगा, तो इट विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी और रिलीज सम एनर्जी। ये समझ में आ रहा है क्या? अब ध्यान दो, जब हायर शेल में जंप होती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन, ठीक है, एंड जब हायर से लोअर में जंप करता है दैट इज कॉल्ड एज डी एक्साइटेशन। ये दोनों समझ में आ रहे हैं, ठीक है, लिखो पॉइंट नंबर 4, when an electron excites from lower orbit to higher orbit, when an electron excites from lower orbit to higher orbit, excites from lower orbit to higher orbit, it absorbs energy ना, मतलब एनर्जी बढ़ेगी तो it absorbs energy and energy is released, it absorbs energy and energy is released। लिख तो सकते हो बट वो वाइस वर्सा यहाँ पे वैसे वाइस वर्सा काइंड ऑफ अप्लाई नहीं हो रहा है ना, वो उल्टा है, मतलब उल्टा है बट वैसा वाला उल्टा नहीं है। ओके, तो एंड एनर्जी इज रिलीज, मतलब एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज करना वो उल्टी प्रोसेस तो है बट वो फिर भी बहुत डिफरेंट प्रोसेस है वैसा। ओके, वो हायर लोअर में वाइस वर्सा ठीक है, क्या एक्सप्लेन करते बैठा यार मैं भी नहीं कर सकते। तो एंड एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स, when an electron de-excites from higher orbit to lower orbit, an electron de-excites from higher orbit to lower orbit। okay, अब हमारे सेकेंड पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन बाकी था इसको पॉइंट नंबर 5 ही लिखेंगे, ठीक है, बट अभी हम लोग समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में एनर्जी लूज क्यों नहीं करता, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ठीक है, लेट अस से कि ये हमारी अर्थ गोला, ठीक है, एंड इसके ऊपर ये एकदम बड़ा सा एकदम सबसे ऊंचा पहाड़, ठीक है, माउंट एवरेस्ट अपना, ठीक है, इसके ऊपर तुम लोग गए हो, ये हो तुम, ठीक है, एंड तुम लोग ऐसे ऊपर बहुत सारे ऐसे बॉल्स लेके गए हो, समझ में आ रहा है ऐसे, ठीक है, एंड तुम लोगों ने उनको ऐसे बाहर फेंकना स्टार्ट किया, समझे। अब पहले एक बार नॉर्मली फेंका, क्या होगा बे, नीचे आ गया, ओके, फिर जरा और जोर से फेंका, ऐसे तिब्बत तक चला गया, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ फेंक रहे, समझ में आ रहा है, और जोर से फेंका, चाइना पहुंच गया, हाँ, वो उधर ना उधर की तरफ है, ठीक है, और जोर से फेंका, नेपाल पहले आता है मेरे, नेपाल चाइना के ऊपर नहीं है, नीचे है, ओके, हाँ, चाइना के ऊपर रशिया, हाँ ठीक है, रशिया तक पहुंच गया, ठीक है, और जोर से फेंका, ऊपर कोई, हाँ ऊपर कोई कौन सा पोल है वे, ऊपर साउथ है, हाँ चलो साउथ पोल पहुंच गया, ठीक है, इसने बोला, मैंने नहीं, पहले ही बोल रहा हूं, हाँ, अब मेरा साउथ एंड नॉर्थ का पहले से गड़बड़ है, मतलब थोड़ा सा, तो मैं रिस्क नहीं लेता बाबा, तो नॉर्थ पोल पहुंच गया, ठीक है, वो पोलर बेयर वहां ही है क्या, इतना मेरे को ज्योग्राफी नहीं आता। अब फिर पूरी जी जान निकाल के, मतलब एकदम ना समझ रहे, एकदम जोर से फेंका, ठीक है, क्या होगा, हाँ गिर जाएगा, मतलब नहीं नहीं नहीं, अरे अरे कुछ तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना, अरे पैटर्न इतना बताने के बाद तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा, हाँ पूरा सर्कल घूम के आएगा, जैसे ऐसे कार्टून में दिखाते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है, ऐसे
टॉम एंड जेरी में दिखाते हैं बहुत सी बार। अब बोलो मैं टॉम एंड जेरी भी नहीं देखते सालों। और ये एंड कॉकरोचेस में भी हुआ है, ठीक है। ऐसे मस्त पूरा गोल घूम के आया गोला, एंड फिर बाद में अगर देखा होगा उनको ही लग जाता है कार्टून कैरेक्टर को। हाँ तो तुम लोग होशियार हो, तुम लोग नीचे झुक गए, ठीक है। हाँ। नीचे उतर गया मतलब, हाँ। तो अब तो ये जो बॉल है अब वो कहां पे गिरेगा? मैं पूरा गोल घूम के यहां तक पहुंच गया, अब गिरेगा, आगे जाएगा, पीछे तो नहीं आएगा, क्या करेगा? हाँ अब ये घूमते ही रहेगा, अब ये कभी नीचे गिर ही नहीं सकता, कभी नहीं गिर सकता। कंडीशन अप्लाइड की देयर इज नो एटमॉस्फेयर, फ्रिक्शन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो हाँ माउंट एवरेस्ट के ऊपर किसने वॉल लगाई है मुझे बता, मतलब प्लीज। हाँ वो बता रहा हूँ, रुको तो। क्या वॉल? हाँ वॉल कैसे होगा, बराबर है, यस। तेरे को ही रख दूंगा मैं सामने ऐसे। चलो अब हाँ, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लंबी है, ऊंची नहीं है। अब कहां से, अब सुनो भाई, अभी मेन मुद्दे पे आता है कि ये गोल गोल घूम क्यों रहा है और ये जिंदगी भर गोल क्यों घूमेगा, ठीक है। अब देखो भाई, पहली बात यहां पे इसको नीचे खींचने वाला फोर्स कौन सा है? ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इसको नीचे खींच रहा है। एंड अगेन इस पेन को भी अभी वो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, बट नीचे गिर रहा है क्या? क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि मैंने अपोजिट डायरेक्शन में उसको पकड़ के रखा है। छोड़ दूंगा तो नीचे तो आएगा, मतलब ग्रेविटी एक्ट तो अभी भी कर रही है, बट गिर क्यों नहीं पा रहा था? बिकॉज मैंने अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही एनर्जी दिया था। अगर मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो ये ऊपर लेके जा पाऊंगा, बट उतना ही रखूंगा तो ये नीचे ही रहेगा। समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अब तो वैसे ही इसे नीचे की तरफ से ग्रेविटी खींच रही है, तो अगर ऊपर की तरफ भी एक बैलेंसिंग फोर्स रहे तो ये कभी जिंदगी में नीचे नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? अब इसको बाहर की तरफ खींचने वाला कौन सा फोर्स रहेगा बे? सर्कुलर मोशन में बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? चलो सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। पीटल अंदर लगता है, तो अभी यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो अपना ग्रेविटी है, एंड बाहर की तरफ इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स है? एंड अगर ये दोनों देखो बे, ध्यान दो, पहले जब मैं फेंक रहा था तो ग्रेविटी जीत रही थी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा था, इसलिए वो नीचे गिर रहा था। बट मैंने इतने एनर्जी से फेंका कि अभी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों क्या हो गए, तो वो गोल घूमते रहेगा। अगर मैंने ज्यादा जोर से फेंक लिया रहता तो क्या होता? हाँ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीत जाता, ये ऐसे बाहर निकल जाता अर्थ की ग्रेविटी के फोर्स के। समझ पा रहे हो? पक्का? ओके। ये तुम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ये अभी लिखना नहीं है। अभी अपने को किसके बारे में पढ़ना है? हाँ, एटम के बारे में। अब एटम में क्या होता है वो देखते हैं, चलो आ जाओ। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो भाई, ये अपना प्रोटॉन, ये इतनी क्या मौत आती है भाई तुम लोगों को, मतलब इतना अच्छा तो कुछ तो इंटरेस्टिंग चालू है, इस बाद में क्या करोगे फिर जब रिएक्शंस आएंगी? हाँ, तो अब देखो, मुझे बताओ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनमें अंदर की तरफ वाले फोर्स को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचने वाला फोर्स कौन सा है? एंड इधर बाहर की तरफ सर्कुलर मोशन ही है, तो कौन सा फोर्स रहता है सर्कुलर मोशन में बाहर की तरफ? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कौन से दो फोर्सेस इक्वल करने पड़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड, समझे, जो हर एक आइटम में सेम रहते ही है हमेशा, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? अरे रे, कूलम्स लॉ क्या था? अरे रे 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 रे, हाँ, किसी ने तो बोला कि Q1 Q2 by R square, ठीक है, ओके। Where Q1 is what? Charge on first particle, Q2 is second particle, R is radius। अब यहाँ पे रेडियस है क्योंकि डिस्टेंस रेडियस सेम ही है, ओके। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पार्टिकल Q1 कितना है? हाँ, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स, इसको हम लोग 1 ही बोल सकते हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन Q2,
अब यहाँ पे कितने प्रोटॉन है पता है क्या? नहीं पता, बराबर। अगर एक प्रोटॉन रहेगा तो प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का सेम रहता है, तो एक प्रोटॉन का चार्ज 1e, 2 रहेंगे तो 3 रहेंगे तो, एंड जनरली कितने प्रोटॉन रहते हैं? Z, वेयर Z इज व्हाट? एटॉमिक नंबर। Z की इसका सिंबल है एटॉमिक नंबर का, पढ़ा होगा ना बचपन में कभी ना कभी, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये भी पढ़ा होगा। तो Q2 क्या हो गया? Ze। ये समझ पा रहे हो इतना? ओके, तो ये दोनों वैल्यूज अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज K 1e इंटू ZE बाय R स्क्वायर, एंड इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? K ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये समझे? अब दूसरा कौन सा फोर्स है बे? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला किसी को पता है क्या? नहीं पता? मैं बताता हूं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला रहता है mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, mv स्क्वायर बाय r। एंड इलेक्ट्रॉन कब तक घूमते रहेगा, मतलब एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा जब तक ये दोनों इक्वल ना हो, मतलब इक्वल रहे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी, देखो चलो ये लिखना है, ये डायग्राम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट energy as long as electrostatic force of attraction is equal to centrifugal force, ठीक है। अरे हाँ, वो अभी जो आया हुआ है हो रहा है क्या थोड़ा बहुत, ठीक है, ज्यादा सब कुछ तो नहीं समझेगा, मतलब बट स्टिल। अब तो क्या बनेगा? कि ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R, ठीक है, लिख दो। हो गया, बोर्स थियरी खत्म। अभी उसके एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा चाप चुप मत करो। हाँ, ये वाली डायग्राम, यस। हाँ, अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे वो स्लो डाउन होते होते अंदर घुस जाएगा, तो यहाँ पे वो नहीं कर रहा है। ये रदरफोर्ड के थियरी का लिमिटेशन था जो बोर्स ने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे वर्क करता है, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोर्स थियरी, एप्लीकेशन ऑफ बोर्स थियरी, इसका यूज। First point, to find radius of nth orbit, ये एटम की रेडियस बता पाता है, ठीक है। अबे हाँ, इसमें ना लास्ट में एक नोट लिखना, यहाँ पे हम लोगों ने कितने इलेक्ट्रॉन पकड़े हैं? एक। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाए ना तो पूरी वाट लग जाती है, ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन एंड इनका दोनों का रिपल्शन, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी होता है ना बे, तो तीन तीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है। एंड तीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बैलेंस्ड हो रहा है ये अपनी थियरी बता नहीं सकती, समझ में आ रहा है? इसका अट्रैक्शन, इन दोनों का रिपल्शन, तो नहीं वो तो वही, तो उसके साथ फिर सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करना है, इस तरफ के तीन एंड फिर बाद में इनके सेंट्रीफ्यूगल, वैसे प्लस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कंटिन्यूअसली चेंज होता है ना बे, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वेरी करते रहता है, रिपल्शन, सॉरी फोर्स ऑफ रिपल्शन इनके बीच का वेरी करता है, समझ में आ रहा है? तो बोर्स थियरी कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर पाती है? सिर्फ 1, ठीक है। तो नोट, बोर्स थियरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, applicable only for a single electron system and single electron system के ऐसे एटम्स जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, एग्जांपल बताओ। हाइड्रोजन, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं?
दो में से एक निकाल दिया, ठीक है, He+, एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो प्लस चार्ज आएगा। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 3 रहते हैं, 3 में से कितने निकालने पड़ेंगे? 2, तो Li2+। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 निकाल दिए, Be3+। बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 4 निकाल दिए, बोरॉन 4+। समझ में आ रहा है? इनको ये थियरी एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल है, उसके आगे ये काम नहीं कर पाती। बेसिक आइडिया दे देती है थोड़ी बहुत कि मतलब इलेक्ट्रॉन के शेल्स है एंड ऑल वैसा, बट ज्यादा नहीं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स थियरी टू फाइंड रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। देखो भाई, बोहर्स थियरी में सिर्फ 2 ही फॉर्मूला हमने डिराइव किए हुए हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जिसका फॉर्मूला था mvr, विच इज इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। याद रखना ये पॉस्टुलेट इंपॉर्टेंट है। हाँ बाय द वे, अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सेम टू सेम चीजें फिजिक्स में भी रहने वाली है। अगले 2 लेक्चर की चीजें सेम टू सेम फिजिक्स में भी आएंगी, ठीक है। तो मतलब 2 सब्जेक्ट का पार्ट है तो इंपॉर्टेंट ही है। एंड दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज k ZE² by R² इज इक्वल टू बराबर। ओके चलो इनको नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से अपने को क्या निकालना है? रेडियस निकालना है, ठीक है। ध्यान दो, चलो इस फर्स्ट इक्वेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में रीअरेंज करते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बनेगा? NH/2πmr। ओके, लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 into, ठीक है। ये वेलोसिटी की इक्वेशन यहाँ पे v² के यहाँ पे पुट कर दो एंड फिर बाद में उसको रीअरेंज करके रेडियस का फॉर्मूला आएगा, मुझे बताओ। चलो करो, सब्स्टिट्यूटिंग वेलोसिटी इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो अच्छे से मतलब करना, देखो मैं कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 k ZE² by R² is equal to m NH/2πmr का स्क्वायर बाय r ना। अब उसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो ये बनेगा k ZE² by R² is equal to m n²h² अपॉन 4π² m² r²। एंड अपॉन में जो r है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, इतना समझ में आता है। वो डिवीजन का r जो ऊपर वापस डिवीजन में रख दिया है मैंने, फॉलोड। ओके, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? m एंड m², r² एंड r², और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? ओके, तो अभी अपने को r की इक्वेशन निकालनी है। एक r बच गया है जो यहाँ पे लेके आ गया, तो r इज इक्वल टू n²h² अपॉन 4π² m k ZE²। ये समझ में आ रहा है क्या? ओके चलो, 2 स्टेप तो थी, 2 भी नहीं थी मतलब यार प्रॉपर, ठीक है। आया था क्या किसी का? ओके, अब इसमें मुझे एक एक वैल्यूज बताओ। n क्या है? नंबर ऑफ शेल या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट। h क्या है? ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट। 4 तो 4 है, पाई तो पाई है। m क्या है? मास ऑफ व्हाट? हाँ, इलेक्ट्रॉन। वो वहां पे हम लोगों ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या बचा? k कांस्टेंट है, वो तो मतलब उसकी वैल्यू 1 होती है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। z क्या है? एटॉमिक नंबर, वेरी नाइस। एंड हाँ, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस पूरे फॉर्मूला में मतलब भाई ये एग्जाम में अगर तुम लोग अप्लाई करने गए तो तुम लोगों को तो मतलब 4 टर्म्स में ही आंसर मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। ये तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, ये तो मेरे से भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें कांस्टेंट कौन से हैं? एक एक करके मैं पूछूंगा, तुम लोग बताना कांस्टेंट है क्या नहीं। n नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट है क्या? नहीं।
नहीं है, वो चेंज होता है ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, वो चेंज हो सकता है, तो n इज नॉट ए कांस्टेंट। h उसके नाम में ये प्लैंक्स कांस्टेंट। फिर बाद में 4 कांस्टेंट है, हाँ 4 5 नहीं बन सकता कभी, 4 4 है, तो 4 इज अ कांस्टेंट। पाई m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k ना वो तो कांस्टेंट ही है, z नहीं, वो एटम के साथ चेंज होगा, हाइड्रोजन होगा तो 1, हीलियम होगा तो 2, लिथियम होगा तो 3, तो z इज नॉट कांस्टेंट। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। तो ये सब कांस्टेंट्स हैं, इनके वाले हम लोग पहले से लिख सकते हैं, जैसे हम लोग hc by लैम्बडा में h into c करके हो चुके थे, समझे? तो इन सब की वैल्यूज पुट करने के बाद एक एकदम सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलती है, रेडियस इन nth ऑर्बिट, चलेगा rn लिख रहा हूं, रेडियस इन nth ऑर्बिट बिकम्स 0.529 इनटू, अब क्या बचा जो कांस्टेंट नहीं था, बताओ? हाँ n बचा कि n स्क्वायर अपॉन z, ये दो चीजें कांस्टेंट नहीं थी, बाकी सब कांस्टेंट थे, एंड इसका आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, 10⁻⁻10। तो ये फाइनल फॉर्मूला बनता है जो तुम लोग एग्जाम में यूज करोगे। एक्चुअली समझ पा रहे हो? ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा ना, मतलब इसको सॉल्व करने में मेहनत नहीं लगती, ठीक है। ये सब वैल्यूज पुट कर, हम लोगों ने पहले एक बार तुमको बताया था ना कि सारी वैल्यूज 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू c 3 इंटू 10⁸ लास्ट में ट्रिक बनाई थी, तो वो वैल्यूज पहले से मल्टीप्लाई करने से 1240 बनता है, याद है? वैसे ये सारी वैल्यूज अगर मैं वहां पे पुट करूं एंड फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वो सब कर दूं तो वो नंबर आता है, बट हर टाइम डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है ना, मतलब आता है तो आता है, ठीक है, हो गया। फर्स्ट टाइम एक बार मैंने फिर भी दिखाया कि हाँ ऐसे होता है, इसलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन इज फाइंड रेडियस ऑफ A, first shell of hydrogen, B second shell of लिथियम जरा ज्यादा हो जाएगा, हीलियम प्लस C fourth shell of B3 plus, नहीं देखो, फोर्थ शेल ऑफ Li2 प्लस, जरा चेंज करता है, एंड D थर्ड शेल ऑफ B3 प्लस, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग नंबर ऑफ शेल, मतलब इसमें तो ये एकदम सिंपल है, 1 2 3 4 डायरेक्ट दिख रहा है, एंड Z मुझे बताओ हाइड्रोजन का Z एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का, लिथियम, बेरिलियम, ओके। इसमें मैं सेकंड वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला तो एकदम सिंपल है, दोनों 1/1, आंसर 0.529 ना। मैं फर्स्ट वाले में 1 का स्क्वायर अपॉन Z भी 1 है, तो 1/1 तो 1 ही आएगा, तो आंसर आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वो सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं, मैं सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ। तो सेकंड B, रेडियस इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन Z, तो ये बनेगा 0.529 इंटू n का स्क्वायर, n कितना है 2 का स्क्वायर बराबर अपॉन 2, तो 2 स्क्वायर से मतलब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 2 करना है सिर्फ, बाकी कर लोगे ना बे, करो। 1.058 आंसर आएगा शायद इसका, ठीक है, ओके। नंबर ऑफ शेल देख लेना एक बार, यहाँ पे C वाले में नंबर ऑफ शेल जो है वो n इज इक्वल टू 4 है, एंड लास्ट वाले में n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। वो उल्टा करके दिया हुआ है मैंने, तो C इज रेडियस इन फोर्थ शेल इज 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर विच इज 16/9, समझे? हाँ सॉरी 3, वो मैं नीचे का नंबर भी स्क्वायर ही कर रहा हूँ, ठीक है। एंड फिर बाद में दूसरा वाला 9/4, ठीक है, समझे? आगे बढ़े। 1.18 समथिंग, 18 या 19, हाँ वही जो भी है, 1.19, ओके डन कर लोगे।
लास्ट वाले के भी नंबर्स चाहिए तो पुट करके दे देता हूं। डी रेडियस ऑफ nth शेल इज 0.529 इनटू ऊपर है n स्क्वायर विच इज 3 का स्क्वायर 9 अपॉन नीचे है z विच इज 9/4। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, सेकेंड एप्लीकेशन वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। देखो अब वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पहले से बना लिया था। वेलोसिटी इज इक्वल टू NH बाय 2πmr, इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 बोला था। एंड अभी रेडियस का भी हम लोगों को एक नया फॉर्मूला मिल गया है। रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 0.529 वाला याद रखना। ठीक है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, अब हम लोगों को वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी के फॉर्मूला में सिर्फ रेडियस था जो अननोन था, अब रेडियस का फॉर्मूला पता है। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर्मूला ऑफ रेडियस इन वेलोसिटी फॉर्मूला। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन 3, चलो कर लोगे खुद से, मतलब करो, खुद से करोगे थोड़ी प्रैक्टिस होगी। यहां पे सो वेलोसिटी इज इक्वल टू NH बाय 2πm n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे अगर देखोगे n से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, h से h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, m से m कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 4 कैंसिल आउट होके 2 बच रहे हैं। ठीक है, डिवीजन की डिवीजन वाली चीज ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, पता है सबको। तो वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला बनेगा, ये 2 ऊपर गया, पाई ऊपर गया, m गायब हो गया है क्या? m नहीं है ना, हाँ ओके, तो 2π k z e स्क्वायर अपॉन NH, समझे। अब इसमें जो कांस्टेंट्स है इनकी वैल्यू जब हम लोग पुट करते हैं, अभी कांस्टेंट तुम लोगों को लिख के देने की जरूरत नहीं है ना, इसमें क्या कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट के, हाँ z एंड n वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। दिख रहा है, z चेंज हो सकता है, n चेंज हो सकता है, फास्ट नहीं जा रहा हूं ना बे, ओके। तो जब सारे कांस्टेंट की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे विच इज 2π k e एंड h, ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद जो वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट मिलती है इट बिकम्स क्या बोलते हैं उसको, बताओ तुमको क्या पता है, 2.18 नहीं पता ना, अभी पढ़ा रहा हूँ इसलिए 2.18 इंटू 10⁶ इंटू वेरिएबल्स कौन से है, z अपॉन n, z अपॉन n, एंड इसका यूनिट रहता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लिख दो। सेंटीमीटर में ये कितना होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100, 10⁸ आएगा, किसने बोला, करेक्ट बोला। ठीक है, 10⁸ हाँ, उससे भी मतलब फिर तुमको है ना अलग से कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके तुम लोगों का ये करना पड़ेगा, मतलब आंसर सेम ही आने वाले हैं बट तुम्हारे कांस्टेंट फिर अलग आएंगे। तुम्हारा फॉर्मूला क्या आया था, NH बाय 2πm 0.59 मतलब दिस इंटू n बाय n स्क्वायर बाय z, तो ये n और ये n स्क्वायर, वो z ऊपर चला गया, तो तुम्हारा कांस्टेंट सिर्फ इतना चेंज होगा, 2πm इंटू 0.529 इंटू z इंटू n। तो अगर देखोगे तुम्हारे भी z अपॉन n ही आ रहे हैं, बस तुम्हारे ये मल्टीप्लीकेशन फिर चेंज हो जाएगा, वो विच विल गिव अस 2.18 इंटू 10⁶ ओनली, वैसा। ठीक है, बट नहीं टेक्स्ट बुक में ये है ना बट फॉर्मूला, इसलिए सॉरी ये n ना, हाँ वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, हम लोग nth ऑर्बिट निकाल रहे हैं ना, इसलिए ये n सिर्फ सिंबॉलिक है, समझ में आ रहा है, वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ओके, हो गया क्वेश्चन, चाक चुक नहीं करने का है, करो चुपचाप। फाइंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन orbiting in a
फर्स्ट शेल ऑफ Li2 प्लस B, सेकेंड शेल ऑफ He प्लस, इजी क्वेश्चन, He प्लस C, नहीं एक काम करो भाई, इजी नहीं, B3 प्लस, चुप है, फोर्थ शेल ऑफ He प्लस एंड D, थर्ड शेल ऑफ Li2 प्लस। चलो तुम्हारे लिए एक इजी क्वेश्चन तो फेंक ही दिया मैंने, फोर्थ वाला इजी है, हो गया। अब यहां पे सिर्फ तुम लोगों को नंबर ऑफ शेल एंड Z इतना ही पता रहना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाले में 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 3/1, जिसका आंसर आएगा 6.54 इंटू 10⁶, ठीक है। सेकेंड वाले में 2.18 इंटू 10⁶ इंटू बेरिलियम का एटॉमिक नंबर रहता है 4 एंड शेल दिया है 2, तो ये 2 1 जा 2 2 जा, इसका डबल करना है सिर्फ 4.36 इंटू 10⁶, ठीक है। थर्ड वाले में 2.18 इंटू 10⁶ इंटू हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2 एंड दिस इज 4, तो ये आ जाएगा 1.09 इंटू 10⁶। एंड लास्ट वाले में 2.18 इंटू 10⁶, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, शेल भी दिया है 3 3 3 कैंसिल आउट हो गया, 2.18 इंटू 10⁶, समझे। इतना टाइम क्यों लगता है भाई तुम लोगों को? अब लास्ट एनर्जी, फिर खत्म, ठीक है। ऐसे छोटा सा ही टॉपिक है, अभी जितना किया वैसा, ठीक है। 4 बजे है ना, 4:15 तक तो हो ही जाएगा, ओके। तो हेडिंग लिखेंगे, थर्ड एप्लीकेशन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो कुछ बोल रहा था क्या? इसमें भी न्यूमेरिकल होगा। हाँ हाँ, यस। तो एनर्जी 2 टाइप की रहती है, बताओ बे। काइनेटिक एंड पोटेंशियल, वेरी नाइस। तो देखो बे, एक ऐसे ऑर्बिट में घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी 2 पॉसिबल एनर्जीज है। एक है पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? हाँ ठीक है, तुम नए हो क्या? अरे तुम तो नए नहीं हो, पता है मुझे। पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला लिख के दिया है, ढूंढो। R, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज K, Q1 Q2 बाय R, ये चार्ज पार्टिकल्स है ना वो। एंड दूसरी बात, एटम इतना छोटा रहता है कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 रहता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी एटम्स की 0 रहती है। नहीं तो सारी एक गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे चिपक जाते नीचे ना, ऐसे फ्लोट करते ना गैस, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट 0 रहता है, वो पकड़ नहीं पाती। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला? हाँ अरे इधर वैल्यूज पुट करना रह गए। Q1 की वैल्यू 1E, ठीक है। अभी हम लोग -1 ही लिखने वाले हैं। एंड Q2 की वैल्यू क्या रहती है? +ZE, बराबर, ओके। माइनस साइन ये बताता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स की है, मतलब अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी की रिपल्सिव है, ठीक है। जैसे 2 मैग्नेट्स अगर डिफरेंट डिस्टेंस पे रख दूं तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, बट मैंने पकड़ के रखा है, छोड़ूंगा तो ऐसे नजदीक आएंगे, तो माइनस मतलब दोनों अपोजिट अट्रैक्शन रहेंगे तो नजदीक आता है। एंड अगर दोनों सेम रहेंगे, नॉर्थ पोल, एंड ऐसे पकड़ के रखा है बट छोड़ दूंगा तो वो ऐसे दूर जाएंगे, तो दूर जाने का पोटेंशियल, नजदीक आने का पोटेंशियल, ऐसे 2 टाइप के हो सकता है। तो साइन अपने को सिर्फ बताने वाली है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ठीक है, ओके। तो ये वैल्यूज यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला को क्या मिलेगा, मतलब क्या होगा, K -1E इंटू ZE अपॉन R। बताओ फाइनल फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -K ZE² बाय R। माइनस साइन रिप्रेजेंट्स E इंटू E स्क्वायर, तो वैसे ही आता है स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? ½ mv², ओके, ठीक है।
एंड अभी हम लोगों को पूरे इलेक्ट्रॉन की मतलब टोटल एनर्जी निकालनी है, समझ में आ रहा है? तो टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी जिसे हम लोग ई बोलने वाले हैं अभी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी मस्त एकदम माइनस के जेड स्क्वायर चार्ज वार्ज के फॉर्म में है, बट काइनेटिक एनर्जी तो एम वी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, वेलोसिटी के फॉर्म में। हाँ वी के फॉर्म में हमें डाल के निकाल सकते हैं, या फिर हमारे पास और एक फॉर्मूला है के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, याद है? ठीक है, तो इसमें एम वी स्क्वायर बाय आर पहले से है, मतलब एम वी स्क्वायर तो है, तो आर को कैंसिल कर देते हैं। देखो भाई आर और आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये आर इधर जाएगा तो डिविजन और मल्टीप्लिकेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड फिर बाद में ये अगर मैं ऊपर पुट कर दूं एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। फॉलो कर पा रहे हो? हम लोग सबसे छोटी स्टेप्स ले रहे हैं सो दैट डेरिवेशन जल्दी हो। तुम लोग जो बोल रहे थे वेलोसिटी का फॉर्मूला, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, ट्राई करके देख सकते हो, बट बहुत घुमा के आएगा। ठीक है, मतलब बहुत सारी स्टेप्स हो जाएंगी, ये सबसे शॉर्टेस्ट स्टेप है। अब क्या नहीं समझा? कुछ नहीं, देखो ये हमारे हमारी सेकंड इक्वेशन थी के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आर आर को कैंसिल कर दिया तो एम वी स्क्वायर बना। इस एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे ऊपर पुट कर दी, हाफ से मल्टीप्लाई हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर। फॉलोड? तो दो स्टेप में फटाक से वो डिराइव हो गया। एंड अब यहाँ पे जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विच इज माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर।